गुड मॉर्निंग। हम लैंडमार्क केसेस की सीरीज लेकर आए हैं और सबसे पहले हम सीआरपीसी से स्टार्ट कर रहे हैं। सीआरपीसी 3 पार्ट में डिवाइड होगी। डेली एक एक वीडियोस आएगी और उसके बाद फिर सीआरपीसी के बाद एविडेंस, आईबीसी, सीपीसी एंड सो ऑन। हम सारे केसेस हर सब्जेक्ट के सब्जेक्ट वाइज कंप्लीट करेंगे। ठीक। नागा पीपल्स मूवमेंट ऑफ ह्यूमन राइट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें क्या बोला गया? सुप्रीम कोर्ट ने क्या हेल्ड किया? Supreme Court held that though the provisions of CRPC, CRPC है, ठीक, CRPC are not applicable in certain districts of the state of Nagaland, it only means that the rules of CRPC would not apply, but the authorities would be governed by the substance of the CRPC. तो बेसिकली CRPC के प्रोविजन certain districts of Nagaland में अप्लाई नहीं करते, which means rule of CRPC is not applicable in Nagaland. लेकिन जो अथॉरिटीज हैं वहां की वो गवर्न किससे करेंगी? गवर्न बाय द सब्सटेंस ऑफ दिस रूल्स ओनली। सेकंड, शरद हीरू कोलंबे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ये जो केस है ये आपका डिफॉल्ट सेंटेंस से रिलेटेड है। बेसिकली डिफॉल्ट सेंटेंस होता क्या है? फॉर एग्जाम्पल किसी को पनिशमेंट मिली, ठीक, 1 year प्लस 1000। अब जब उसने फाइन पे नहीं किया, फाइन का डिफॉल्ट किया, तो इसकी जो पनिशमेंट होगी वो कहलाती है आपकी डिफॉल्ट पनिशमेंट। डिफॉल्ट पनिशमेंट मे बी इन एक्सेस और इन एडिशन। डिफॉल्ट सेंटेंस मे बी इन एक्सेस और इन एडिशन टू द सब्सटेंटिव सेंटेंस। सब्सटेंटिव सेंटेंस आपकी 1 year हो गई, 1000 का फाइन था, पे नहीं किया, तो फॉर एग्जांपल 2 months उसकी पनिशमेंट हो गई, ये डिफॉल्ट पनिशमेंट हो गई। तो अब ये इन एडिशन और इन एक्सेस, तो ये टोटल कितनी हो गई? 1 year प्लस 2 months टोटल। कॉन्करेंट रनिंग ऑफ डिफॉल्ट पनिशमेंट इंटर से और विद सब्सटेंटिव सेंटेंस इज नॉट परमिशेबल। ठीक, तो कॉन्करेंट रनिंग नहीं है। कॉन्करेंट रनिंग मीन्स एक साथ, जैसे ये 1 साल की चल रही है वैसे ही 1 month की स्टार्टिंग का 1 month इसका हो गया, तो वो परमिशेबल नहीं है। पहले आपको 1 year कंप्लीट करना पड़ेगा, फिर उसके बाद 2 months, तो टोटल हो गया 1 year 2 months की पनिशमेंट। प्रेमनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1967 सुप्रीम कोर्ट। अ सिविल जज कैन नॉट बी इन्वेस्टिगेटेड विद द पावर्स ऑफ एडिशनल सेशन जज। जो सिविल जज है वो इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते जो पावर्स एक एडिशनल सेशन जज के पास होती हैं, अनलेस ही इज अपॉइंटेड एज एडिशनल सेशन जज अंडर सेक्शन 9 ऑफ सीआरपीसी। अगर उनका अपॉइंटमेंट ही एडिशनल सेशन जज की तरह कर दिया जाए तो वो कर सकते हैं, तो उनको पावर मिल जाएगी। बट अगर अपॉइंटमेंट नहीं है तो सिविल जज कभी भी एडिशनल सेशन जज की पावर का यूज नहीं कर सकता। अब नेक्स्ट जो केसेस है वो अरेस्ट से रिलेटेड है। स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस दिनेश कुमार। इसमें क्या बोला था? कस्टडी एंड अरेस्ट आर नॉट सिनोनिम्स टर्म। कस्टडी और अरेस्ट सिनोनिम्स नहीं है। इन एवरी अरेस्ट देयर इज कस्टडी बट नॉट वाइस वर्सा। तब अरेस्ट में कस्टडी होगी बट वाइस वर्सा नहीं है। क्यों? कस्टडी में अमाउंट टू अरेस्ट, यहां पे मे वर्ड यूज किया, देखना ध्यान से। कस्टडी में अमाउंट टू अरेस्ट इन सर्टेन केसेस बट नॉट इन ऑल केसेस। अरेस्ट में सारे केसेस में है, लेकिन कस्टडी में अमाउंट टू अरेस्ट इन सर्टेन केसेस बट नॉट इन ऑल केसेस। कस्टडी होता क्या? एक फिजिकल कंट्रोल। बेसिकली अगर बात की जाए तो कस्टडी होती कैसे है? अ पर्सन कैन बी इन कस्टडी व्हेन पुलिस अरेस्ट हिम और व्हेन ही सरेंडर। तो कस्टडी या तो अरेस्ट से होगी या सरेंडर से, और कस्टडी एंड अरेस्ट सेम वर्ड्स ही हैं। नेक्स्ट केस जोगिंदर कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1994 सुप्रीम कोर्ट। द रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR एंड अरेस्ट ऑफ accused on 2 different things.
it is not correct to say that merely because FIR is registered, the accused can be arrested. तो सिंपल सी चीज, रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR, ठीक, और अरेस्ट दो डिफरेंट कंसेप्ट है, दो डिफरेंट थिंग है. अगर FIR हो गई है तो अरेस्ट जरूरी नहीं है कि होगी. It is not correct to say that merely because FIR is registered, the accused can be arrested. तो आप FIR लॉन्च कर दो, लेकिन अरेस्ट मत करो, आप अपनी इन्वेस्टिगेशन करो. शीला बरसे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1983 सुप्रीम कोर्ट. Supreme Court held that the accused person must be informed by the magistrate about his right to be medically examined. तो मजिस्ट्रेट इन्फॉर्म करेंगे एक्यूज को कि उनके पास राइट है मेडिकली एग्जामिनेशन का. इंदर मोहन गोस्वामी वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तरांचल 2007 ना उत्तराखंड. अब ये उत्तराखंड हो चुका. ठीक. अरेस्ट एंड इम्प्रिजमेंट मीन्स deprivation of the most precious right of an individual. Most precious right क्या होता है? Liberty. Deprivation of the most precious right of an individual या liberty बोल लो. Therefore, the court have to be extremely careful before issuing non-bailable warrant. Just as liberty is precious of an individual, so is the interest of the society in maintaining law and order. Both are extremely important for the survival of a civilized society. तो सिंपल सी चीज, अरेस्ट का मतलब क्या होता है? डेप्रीवेशन ऑफ लिबर्टी ऑफ एन इंडिविजुअल. ठीक. तो अगर नॉन वॉलेबल वारंट इशू करना है तो क्या होगा? बैलेंसिंग ऑफ इंटरेस्ट किया जाएगा. इंटरेस्ट किसके बीच में होगा? सोसाइटी एज वेल एज इंडिविजुअल. इंडिविजुअल कौन हुआ? एक्यूज्ड. ठीक. इंडिविजुअल का क्या राइट है यहाँ पे? लिबर्टी उसकी डिप्राइव हो जाएंगी. सोसाइटी एक सिविलाइज सोसाइटी के लिए चाहिए. ठीक. तो बैलेंस किया जाएगा. ऐसा नहीं है कि एकदम रैंडम इशू कर देगा मजिस्ट्रेट नॉन बेलेबल वारंट. नॉन बेलेबल वारंट शुड बी एक्सरसाइज टू ब्रिंग अ पर्सन टू कोर्ट व्हेन समवन और बेलेबल वारंट वुड बी अनलाइकली टू हैव द डिजायर्ड रिजल्ट. तो बेसिकली पहले समवन इशू करो, फिर बेलेबल वारंट करो, उसके बाद नॉन बेलेबल में जाओ. ठीक. और ये समन्स और बेलेबल वारंट में भी हो सकता है डिजायर रिजल्ट ना दे, वो पर्सन ना आए. तो वो क्या क्या कंडीशन दे रखी है? इट इज रीजनेबल टू बिलीव दैट द पर्सन विल नॉट वॉलंटरली अपीयर इन कोर्ट. वो वॉलंटरली नहीं आए तो डायरेक्ट हम नॉन बेलेबल वारंट पे चले जाओ. द पुलिस अथॉरिटीज आर अनेबल टू फाइंड द पर्सन टू सर्व हिम विद अ समन. It is considered that the person could harm someone if not placed into the custody. तो ये हार्म पहुंचा सकता. नेक्स्ट, अर्नेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार. Police officers were directed not to automatically arrest where a case is registered under section 498A. तो सिंपल सी चीज, पुलिस ऑफिसर 498 के केस में अरेस्ट नहीं करेगा. And also in case where the offense is punishable with imprisonment for a term which may be less than 7 years or which may extend to the 7 years. कोई भी offense है जो 7 years से less than है, up to 7 years है. ठीक. They have to satisfy themselves about the necessity for arrest under the parameter laid down under section 41. और अगर पुलिस ऑफिसर ये फॉलो नहीं करता और गलती से अरेस्ट कर देता है इन केसेस में, तो उसके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एज वेल एज डिपार्टमेंटल एक्शन लिया जाता है. नेक्स्ट केस,
सोशल एक्शन फोरम फॉर मानव अधिकार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 सुप्रीम कोर्ट। इसमें बेसिकली क्या बोला गया कि अरेस्ट करना है तो बैलेंसिंग ऑफ इंटरेस्ट करना पड़ेगा। बैलेंसिंग ऑफ इंटरेस्ट किसके बीच में होता है? हमेशा सोसाइटी, क्रिमिनल लॉ में सोसाइटी और इंडिविजुअल कौन हुआ? आपका एक्यूज्ड। ठीक, एज अ रूटीन आप अरेस्ट नहीं कर सकते। एज अ रूटीन आप अरेस्ट नहीं कर सकते। 7 ईयर से जो कम वाले ऑफेंसेस हैं उनमें अरेस्ट नहीं होगी, बट अगेन उसका एक्सेप्शन है। अगर वो फुलफिल हो जाता है तो आप अरेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट केस डीके वासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। ठीक, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी कितनी स्टेट्स में तो सीधे सीधे इसमें मेंस में क्वेश्चन आ गया। 11 गाइडलाइंस थी, डायरेक्ट गाइडलाइंस लिखने को बोल दिया गया था। ठीक, तो ये केस आप अच्छे से ध्यान रखना क्योंकि ये मेंस में भी आ जाता है कभी। ठीक, the apex court further laid down the following guidelines and said the arrest and detention will be subject to the guidelines. The violation of these guidelines would attract not only the departmental action but also the contempt of the court proceeding in a high court having jurisdiction over the matter. These guidelines are as follows. ठीक, पहला क्या था? पुलिस ऑफिसर must wear accurate, visible and clear identification name tag. ठीक, with their designation. सेकेंड गाइडलाइन क्या थी बोली गई थी? मेमो ऑफ अरेस्ट प्रिपेयर किया जाएगा जिसमें 1 विटनेस के साइन होंगे, जो कि विटनेस फैमिली मेंबर हो। अगर फैमिली मेंबर नहीं है तो लोकेलिटी वाला हो। जिस मेमो में आप टाइम भी लिखोगे, डेट भी लिखोगे, एज वेल एज काउंटर साइन किया जाएगा, जो कि काउंटर साइन किया जाएगा। काउंटर साइन कौन करेगा? अरेस्टी, जो अरेस्ट हो रहा है। ठीक, थर्ड, फैमिली हो गए, फैमिली मेंबर्स हो गए, फ्रेंड हो गए, उनको इन्फॉर्म करोगे अरेस्ट का। फोर्थ, अगर डिस्ट्रिक्ट में कोई पर्सन नहीं रहता, ठीक, रिलेटिव नहीं रहता, बाहर डिस्ट्रिक्ट के रहते हैं, तो उन्हें 8 से 12 घंटे में इन्फॉर्म किया जाएगा। फिफ्थ, द पर्सन अरेस्टेड मस्ट बी मेड अवेयर ऑफ हिज राइट to have someone informed of his arrest or detention. 6, एंट्री नोट की जाएगी केस डायरी में। 7, ऑन रिक्वेस्ट ऑफ द अरेस्टी उसका एग्जामिनेशन होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन, ठीक, मेजर एंड माइनर इंजरीज का। 8, द अरेस्टी शुड बी सब्जेक्ट टू द मेडिकल एग्जामिनेशन बाय अ ट्रेन्ड ऑफिसर एवरी 48 आवर्स। ठीक, 9, जो कॉपीज होंगी वो मजिस्ट्रेट को भेजी जाएंगी इंक्लूडिंग द मेमो ऑफ अरेस्ट। 10th, द अरेस्टी में बी अलाउड टू मीट हिज अटॉर्नी ड्यूरिंग इंट्रोगेशन। 11, एक पुलिस कंट्रोल रूम होगा एवरी डिस्ट्रिक्ट में और स्टेट हेडक्वार्टर्स में, जहां पे डिस्प्ले बोर्ड होगा और उसमें इंफॉर्मेशन होगी अबाउट द कस्टडी ऑफ अरेस्टी। तो ये 11 गाइडलाइंस है, ये याद करके रखना क्योंकि है इंपॉर्टेंट है ये डी के पास बहुत। अब मेंटेनेंस के नानक चंद्र वर्सेस चंद्र किशोर 1969 सुप्रीम कोर्ट। The provision contained in section 125 to 128 CRPC are applicable to the person belonging to all religion and have no relationship with the personal law of the parties. तो सिंपल सी चीज ये सेकुलर प्रोविजन है। यमुनाबाई वर्सेस आंतरिक 1988 सुप्रीम कोर्ट। सविता बहन वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात 2005 सुप्रीम कोर्ट। द टर्म वाइफ मीन्स लीगली वेडेड वाइफ। जो मेंटेनेंस में वाइफ वर्ड है वो उसका मतलब है लीगली वेडेड। डॉक्टर स्वरूपन कुमार बैनर्जी वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल एंड अनदर। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट अ वाइफ who has been divorced by the husband
ऑन द ग्राउंड दैट द वाइफ हैज डिजर्टेड हिम। डाइवोर्सी वाइफ है, हस्बैंड ने डाइवोर्स दिया क्योंकि उसने डिजर्शन कर दिया था वाइफ, ठीक। इज एंटाइटल्ड टू क्लेम मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 125, बट स्टिल शी इज कैन क्लेम मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 125। डी वेलुस्वामी वर्सेस डी पेटचिमल 2010 सुप्रीम कोर्ट, ये लिव इन रिलेशनशिप के ऊपर केस है, लिव इन रिलेशनशिप के मेंटेनेंस के ऊपर। इसमें क्या हेल्ड किया सुप्रीम कोर्ट ने? वुमेन हु इज इन मैरिज लाइक रिलेशनशिप though not legally married can claim maintenance. The court held that not all live-in relationship will amount to the relationship in nature of marriage. तो सारे लिव इन रिलेशनशिप में मेंटेनेंस नहीं मिलेगा, उन्हीं लिव इन रिलेशनशिप में मेंटेनेंस मिलेगा जो नेचर ऑफ मैरिज में होंगे। तो उसके लिए कंडीशंस क्या है वो देख लेते हैं। The couple must hold themselves out to society as akin to spouses. तो वो सोसाइटी के सामने एक स्पाउस की तरह ही रहते हैं, उनका कंडक्ट है एक दूसरे के लिए कि वो एक स्पाउस की तरह ही ट्रीट करते हैं एक दूसरे को। They must be of legal age of marry, must be otherwise qualified to enter into a legal marriage. Third, they must be otherwise qualified to enter into a legal marriage. Fourth, they must have voluntarily cohabitation for a significant period of time. तो इन लॉन्ग कोहैबिटेशन होना जरूरी है। विजय मनोहर वर्सेस काशी राव राजा राव 1987 सुप्रीम कोर्ट। Daughter whether married or not, daughter whether married or not would also be liable to pay maintenance. Chaturbhuj versus Sitabai 2008 Supreme Court. The phase unable to maintain herself would mean that means available to the deserted wife while she was living with her husband and would not take within itself the efforts made by the wife after desertion to survive somehow. तो unable to maintain herself directly related है survival से। कमला वर्सेस M.R. मोहन कुमार 2019 सुप्रीम कोर्ट। For fulfilling true spirit of beneficial legislation of section 125 CRBC, strict proof of marriage is not required. Long cohabitation between woman and man may lead to the presumption of marriage entitling maintenance for women. Entitling maintenance for women and child born to them. And this presumption is a immutable presumption. तो ये सिंपल सी चार चीजें बोल रहा है। पहले सेक्शन 125 के लिए स्ट्रिक्ट प्रूफ ऑफ मैरिज जरूरी नहीं है। सेकेंड, लॉन्ग कोहैबिटेशन है तो प्रिज्यूम कर लिया जाएगा मैरिज का। थर्ड, मेंटेनेंस के लिए एंटाइटल्ड लोग हैं कौन? वो वुमेन एज वेल एज अगर कोई चाइल्ड होगा। एंड फोर्थ, ये जो प्रिजम्पशन है ये रिब्यूटेबल है, आप इसको रिब्यूट कर सकते हो। तो ये चार पॉइंट्स हैं इसके बेसिकली अगर बात की जाए तो। रीमा सालकन वर्सेस सुमीर सिंह सलकान, इन डिसाइडिंग द क्वांटम ऑफ मेंटेनेंस ऑफ वाइफ अंडर सेक्शन 125 CRPC, the wife is entitled in law to lead in a similar manner as he would have lived in the house with husband. It is a statutory obligation of husband to see that the wife does not become destitute. तो सिंपल सी चीज, जब क्वांटम ऑफ मेंटेनेंस डिसाइड करेंगे तो सिमिलर टाइप की ही लाइफ देंगे जैसे वो हस्बैंड के साथ होती, वैसी ही लाइफ दी जाएगी और इसी से क्वांटम ऑफ डैमेजेस डिसाइड किए जाएंगे।
मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाह बानो 1985 सुप्रीम कोर्ट। सेक्शन 125 is an independent of personal law and it is a secular nature। तो ये secular provision है और independent personal law से। It was held in that section 125 of CRPC applies to divorced Muslim women unless she remarries। ठीक, it was held that section 125 of CRPC applies to divorced Muslim women unless she remarries। Supreme Court held that there is no conflict between section 125 and Muslim personal law। The court observed that Muslim personal law limits the ability of husband to maintain the divorced wife till the period of iddat। तो मुस्लिम पर्सनल लॉ में जो मेंटेनेंस है वो टिल द इद्दत मिल रहा था, पर सेक्शन 125 डाइवोर्स कब तक देता है, जब तक रीमैरिज नहीं होती। और सेक्शन 125 एक सेकुलर प्रोविजन है और कोई कन्फ्लिक्ट नहीं है 125 सीआरपीसी में और मुस्लिम पर्सनल लॉ में। ठीक, वो अलग बात है 1986 में एक्ट आ जाता है तो इस चीजों को ओवरराइड हो जाती है। ठीक, आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे। ठीक, रेस्ट। कल मिलेंगे पार्ट 2 के साथ, फिर उसके नेक्स्ट डे पार्ट 3 एंड सीआरपीसी इनमें कंप्लीट हो जाएगी, जितने सीआरपीसी के लैंडमार्क केस है।